हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल टू ऑल? आप सभी का स्वागत है दिल्ली के इस विघटनकारी माहौल में। दिल्ली सल्तनत का विघटन हो रहा है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी गुड राजवीर जी, आप भी बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी सभी लोग भी मजे में होंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमारी जो है वो है विजयनगर और बहमनी से है। थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं, हमारे चैप्टर्स को देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 9, द एज ऑफ द विजयनगरा, ठीक है, विजयनगरा एंड द बहमनीज, ठीक है।
एंड द कमिंग ऑफ द पोर्चुगीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन थोड़ा सा हमें देखने को मिलेगा। कन्फ्यूजन आई एम टॉकिंग अबाउट द 1498 में हमारे यहाँ एक पगला आ जाएगा जिसका नाम है पोर्चुगीज। ठीक है, एंड दिस पोर्चुगीज इज कमिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द 1498, है ना, 1498, एंड दिस विल चैप्टर वी विल कवर इन द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस कंपनी। जब हम यूरोपियंस कंपनी का आगमन पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस द चैप्टर्स। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा। मैं आपको इसके रूट्स वगैरह सारे बताऊंगा, रीजंस क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो ये थोड़ा सा अभी हमें होल्ड करेंगे। कौन सा वाला? ये हमारा पोर्चुगीज है ना, ये पोर्चुगीज को थोड़ा सा हम होल्ड करेंगे। तो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है विजयनगर और बहमनीज के बारे में। ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस द विजयनगर, है ना। तो जो सबसे पहले आ गए हैं आज हमारी क्लास में राजवीर जी, वो हमारे पोर्चुगीज हो जाएंगे। ठीक है ना, जो आखिरी में आएगा हम उसे फ्रेंच कह देंगे। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं समझने के लिए, भाई कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, नमस्कार, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग जी। तो आप सभी का स्वागत है फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं, पीडीएफ आपको मिल गया है, आपका जो पेंडिंग था आपका दिल्ली सल्तनत, वो दिल्ली सल्तनत का, ये वाला पीडीएफ मैं आज शाम तक दे दूंगा। विजयनगर एम्पायर की हम बात करने वाले हैं। देखिए, नाम है विजय, विजय मतलब विक्ट्री, है ना। तो विजय मतलब विक्ट्री वाला एक नगर, और ये किंगडम्स आएगा, और इस किंगडम के अंतर्गत क्या हम देखने वाले हैं, क्या हम समझने वाले हैं, वो हमें देख। पीडीएफ मिल गया, प्लीज कंफर्म कर दें। जो आपका दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 था, मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, क्या वो पीडीएफ आपको मिल चुका है? गुड मॉर्निंग अजीत जी, नमस्कार, अभिनंदन। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर एम्पायर क्या है, किस तरीके से आएगा, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस, माय फ्रेंच टीचर हैज अप्लाइड सो मच एफर्ट्स टू टीच मी। हम दुआ करते हैं आप जल्दी जो है वो आप मतलब फ्रांस घूमने का आपको मौका मिले। ऐसा हम आपके लिए दुआ करेंगे कि जल्दी आपको फ्रांस घूमने का मौका मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम कहानी। और आज की कहानी जो शुरू होती है वो है विजयनगर एम्पायर। आपके सामने दो मैप आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि नॉर्थ में एक एम्पायर आपका डेवलप हो रहा है, एंड दिस एम्पायर इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड द दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत की हमने कहानी थोड़ी सी समझी है, और दिल्ली सल्तनत आपको यहाँ नॉर्थ में देखने को मिलेगी। और दिल्ली सल्तनत की जो जड़ें हैं, जो दिल्ली सल्तनत का जो एम्पायर है, दैट इज गोइंग टू एक्सपेंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। दक्षिण भारत तक ये घूमने को देखने को मिल जाता है। ये मतलब जो एरिया है वो हमें देखने को मिलता है, और ये टाइम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएं हैं वो दक्षिण तक फैल गई हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं। लेकिन हमने देखा था कि विद्रोह हो रहे हैं, और विद्रोह होने के फलस्वरूप यहाँ पर दो एम्पायर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द बहमनी, और बहमनी को हम सुल्तान ऑफ डेक्कन भी कहते हैं, डेक्कन के सुल्तान भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है वो डेक्कन वाला पार्ट कहा जाता है। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द विजयनगरा। ठीक है, विजयनगरा कह लो, विजयनगर कह लो, बात एक ही है। ठीक है, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक बड़ा एम्पायर जिसकी जड़ें, जिसकी सीमाएं जो हैं, जो वो आपको नीचे तक देखने को मिलेंगी। जड़ तो एक्चुअली यहीं से होगा, और ये उसकी एक्सपेंशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा मैप आपको थोड़ा इधर दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा सा जूम करके मैंने रखा हुआ है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। जो डेक्कन के सुल्तान है, दैट मीन्स द सुल्तान ऑफ डेक्कन। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं आगे चलकर डिवाइड हो जाएंगे। दे आर गोइंग टू डिवाइड। देखिए, हर क्या होता है कि हर एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होता है, और डिसइंटीग्रेशन के फलस्वरूप हम क्या देखते हैं कि उनका डिवीजन हो जाता है, और डिवीजन हो जाने की वजह से दे आर गोइंग टू डिवाइड इन द डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज। फर्स्ट यू विल ऑब्जर्व बेरार। ठीक है, बेरार या बरार आप देखेंगे, दैट इज द अप्रोक्सीमेटली दिस इज द बॉर्डर एरिया ऑफ द महाराष्ट्र एंड द मध्य प्रदेश। और इसके बाद हम देखेंगे अहमदनगर। अहमदनगर इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक जिला भी आपको देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट वन इज द बीदर, एंड दिस इज द मोस्ट फेमस, दिस द पार्ट इज कॉल्ड द गोलकुंडा। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा बीजापुर, और बीजापुर का ही एक मेन पोर्ट होगा। द पोर्ट नेम इज कॉल्ड द गोवा, है ना। ये थोड़ा सा ये विजयनगर के एम्पायर के अंतर्गत ही आता है, ये थोड़ा यहाँ नीचे है। ठीक है, मोटे तौर पर हमें समझना है। ठीक है, एंड दिस इज अ मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, दो बोथ आर द सेम। ठीक है, दैट इज इन द आई थिंक आंध्र प्रदेश, और ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका गोलकोंडा का एक पोर्ट
के तौर पर ये काम करता है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा नीचे देखने को मिलेगा, ये विजयनगर एम्पायर की कैपिटल है एंड दिस कैपिटल नेम इज कॉल्ड द हम्पी, और ये हम्पी इसका कैपिटल होगा एंड दिस इज द कैलीकट। ठीक है, ये हमने जब वास्को डी गामा हमारे आएंगे तो ही विल अराइव हियर। ठीक है, और ये है पुलिकट, है ना। देखो पुलिकट जो है, कैलीकट और पुलिकट, यहां पर हमें देखने को मिलेंगे एक पैगोडा। ठीक है, एक आपका गोल्ड कॉइन देखने को मिलेगा। जब हम इसकी चर्चा करेंगे आगे तब इसका डच के टाइम पर ये आपको कॉइन मिलेगा, बट हम इसकी चर्चा हम थोड़ा बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा मैप में समझ लीजिए, मेरे बिल्कुल मेरे पीछे आपका देखने को मिलेगा आपको पुलिकट। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन वी विल सी द दिस इज द तालीकोटा, है ना। दिस, अब देखिए क्या हो रहा है कि ये दो एम्पायर हैं और इन एम्पायर के बीच में एक बॉर्डर एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल एकदम। एंड दिस बॉर्डर इज डिसाइडिंग द बैटल इन बिटवीन द डेक्कन सुल्तान एंड द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर और डेक्कन के सुल्तान के बीच में एक बैटल होती है एंड दिस बैटल वेरी वेरी फेमस बैटल इज कॉल्ड द बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक है, बहुत सारे नाम है इसके, बन्नी हट्टी, ठीक है, वो हम थोड़ा देखेंगे। और 1565 में ये बैटल होती है। अब ये देखिए, ये मोटे तौर पर ये इसका स्टेबलाइजमेंट यहां होता है, और राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आई थिंक। ठीक है, और यहां पर हम देखेंगे कि पार्ट 2 भी मैंने भेज दिया है दिल्ली सल्तनत का, वो शायद कुछ हो सकता है कुछ समस्या की वजह से ना मिल पाया हो, क्योंकि शायद मुझे ऐसा जानकारी मिला है कि कुछ सर के यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, पीडीएफ पार्ट 2 भी भेज दिया है मैंने, और शायद कुछ थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि सर के यहाँ थोड़ा सा इश्यूज हो गए, शायद आई थिंक उनके रिलेशंस में किसी के यहाँ डेथ हो गया, तो थोड़ा सा शायद इस वजह से डिले हो सकता है। तो मैंने थोड़ा इन्फॉर्म करना समझा, और शायद आपका कम्युनिकेशन हो रहा हो नहीं हो रहा मुझे ये नहीं मालूम है, बट थोड़ा सा मैंने ये इंडिकेशंस दिए हैं। ठीक है, एग्जैक्टली जानकारी मुझे नहीं है आपको मिला है कि नहीं। ठीक है, बट वह थोड़ा सा आपको ये इश्यूज पता होने चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर और आपके द सुल्तान ऑफ डेक्कन के बीच में, ये दिल्ली के सुल्तान नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये दक्कन के सुल्तान है ना। ठीक है, और इनके बीच में एक बैटल होगा, ये होगा बैटल ऑफ तालीकोटा। ये तालीकोटा जो होगा 1565 में होगा। आज मैं केवल आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये अभी शुरुआत में, मतलब हम चैप्टर में आगे एंटर कर जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हमें ये सारी चीजें अभी देखनी है। 1565 में दे आर गोइंग टू बैटल, और ये जो है आपस में बैटल करेंगे, और उसी की वजह से ये विजयनगर जो है आगे चलकर हम देखेंगे जो है वो डाउनफॉल की ओर चला जाएगा, मतलब इसका डाउन हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ये एम्पायर जो है वो खत्म हो जाएगा। इस विजयनगर एम्पायर से आपको देखने को मिलेंगे मैसूर। ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर वी विल ऑब्जर्व मैसूर। ठीक है, एंड मैसूर वी विल टॉक अबाउट इन द मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम देखने वाले हैं जो आपका जो एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर वी विल टॉक अबाउट, और यहां पर इनके बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो उसका बैकग्राउंड हम यही विजयनगर से उठाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको वही बैकग्राउंड से लेकर आऊंगा। तो ये विजयनगर का जो हम कैंप जो पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर है, ये ना केवल यहां देखने को मिलेगा, बल्कि हमें ये 1799 तक देखने को मिलेगा, क्योंकि 1799 दैट इज द टाइम जब हम देखते हैं एनेक्सेशन ऑफ मैसूर जो है वो होता है, और अंग्रेज जो है इस 1799 में यहां पर वेलेज अली के टाइम पर आपको ये देखने को मिलेगा कि मैसूर का एनेक्सेशन कर लेंगे। लेकिन उस मैसूर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वी विल ऑब्जर्व ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विजयनगर। तो विजयनगर का डाउनफॉल ही मैसूर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये 1799 तक चलेगा, आगे हम देखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मोटे तौर पर समझ में आया होगा। 5 आपको देखने को मिलेंगे, ये 5 डेक्कन के सुल्तान, इसके बाद हमें बैटल और ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। ठीक है, 1336 1336 दिस इज द टाइम ऑफ द, कौन सा है इस समय दिल्ली में, कौन सुल्तान है दिल्ली सल्तनत में? एक सुल्तान है, नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। एंड मोहम्मद बिन तुगलक इज द पर्सन हु वाज द मैन ऑफ द आइडिया। याद करिए, ये मैन ऑफ द आइडिया के नाम से जाने जाते थे, और ये व्यक्ति जो है, वेट, थोड़ा सा वेट कर ले।
आई थिंक इट वुड बी बेटर। देखिए, तो हमने ये देखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज बनती हैं, एंड ऑल दीज पॉलिसीज आर गोइंग टू डिक्लाइन। ठीक है, सारी की सारी पॉलिसीज जो है उनका पतन हो जाता है, पतन या कह सकते हैं फेल हो जाती हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर बहुत सारे रिवॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, और उन्हीं रिवॉर्ड्स के फलस्वरूप हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे कुछ नई डायनेस्टीज। और अब हम देखने वाले हैं एक व्यक्ति जिसका नाम है बहाउद्दीन गुरसप का विद्रोह। 1336 का समय होता है, 14th सेंचुरी। मोहम्मद बिन तुगलक रिवॉल्ट, और इस बहाउद्दीन गुरसप को शेल्टर दे रहे हैं कुछ लोग, और ये शेल्टर देने वाले कोई और नहीं है, ये हैं हमारे करण अर्जुन। करण एंड अर्जुन, दैट इज द हरिहर एंड द बुक्का, दीज टू पर्सन्स आर प्रोवाइडिंग द शेल्टर्स ऑफ दिस रिवॉल्ट पर्सन्स। ठीक है, रिवेलियन पर्सन्स, ठीक है, वी कैन से दैट कि ये हमारा मंगल पांडे हो गया, और इनको शेल्टर दे रहे हैं हमारे करण अर्जुन। ठीक है, अब यहां पर आपने शेल्टर दे दिया तो आपके पीछे क्या है, मोदी गवर्नमेंट पड़ जाएगी। सीधी सी बात है, आपने जिस व्यक्ति का समर्थन किया, ठीक है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, और वहां पर आपके पास सीबीआई आ जाएगी। सीबीआई भेजने वाला कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। एंड मोहम्मद बिन तुगलक जो है अटैक करता है, इन्वेजन करता है, किस पर, हरिहर और बुक्का पर, हमारे करण अर्जुन पर। और इन पर जब आक्रमण किया जाएगा, इनको कैप्चर कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, बंदी बना लिया जाएगा, और बोला जाएगा यहाँ क्या कर रहे हो, चलो दिल्ली मेरे साथ। ठीक है, वहां पर चलना। ठीक है, और वहां पर जो है हम तुम्हें जो है कुछ पोस्ट वगैरह दे देंगे, कुछ इस तरीके की बात की जाएगी। और दूसरा, यू हैव टू कन्वर्ट योर रिलीजन एज वेल। आपको क्या करना होगा, आपको अपना रिलीजन कन्वर्ट करना होगा। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था, योगी आदित्यनाथ जो है एक दिन अपने गार्डन में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि उनकी गार्डन की जो ग्रास है वो बहुत, दैट मीन्स ग्रीन कलर की है। एक उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि ये घास ग्रीन कलर की कैसे है, इसको क्या करो, ठीक है, इसको खत्म करो और इसे भगवा रंग में रंग दो। और इन्हीं को भगवा रंग में रंग दिया गया, इन दोनों भाइयों को। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। और दोनों भाइयों को दिल्ली में बंदी बना लिया गया, दिल्ली भाई बंदी बना लिया गया, और इनके रिलीजन को परिवर्तित कर दिया गया। एंड दिस न्यू रिलीजन इज नथिंग बट दैट इज द इस्लाम। ठीक है, समझ में आया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इस्लाम से संबंधित थे, और जब इन्होंने इस्लाम में परिवर्तित कर दिया, तो मैंने आपको ये पहले ही बोला है कि रिवॉल्ट का जो दौर है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर हो ही रहा है। दिल्ली सल्तनत यहाँ पर है, और दोनों ब्रदर जो हैं हमारे करण और अर्जुन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और दक्षिण में विद्रोह खत्म नहीं होते हैं, फिर से यहाँ पर रिवॉल्ट हो जाते हैं। अब जब चूंकि इन्होंने रिलीजन को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, रिलीजन है इस्लाम। ठीक है, और ये भरोसेमंद हो चुके हैं, ट्रस्टफुल हो चुके हैं, तो इसीलिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इनको क्या बोलता है, जाओ यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हो। पहले बोल रहे थे यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है, दिल्ली चलो हमारे साथ। अब ये बोल रहा है दिल्ली में क्या कर रहे हो, एक काम करो, जाओ दक्षिण में जाओ और ये रिवोल्ट को खत्म करो। ये देखो ये जा रहे हैं, ठीक है, ये देखो दोनों चले गए। ठीक है, तो रिलीजन्स को खत्म, सॉरी, जो रिवॉल्ट है उसको खत्म करने के लिए दक्षिण में हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्ति, हमारे करण अर्जुन जो हैं वो दक्षिण की ओर जा रहे हैं, और दक्षिण की ओर जाएंगे तो उन्हें उनके चच्चा मिल जाएंगे। चच्चा मतलब दैट मीन्स, ठीक है, वी कैन से दैट मीन्स द गुरु, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे उनके एडवाइजर कह लीजिए, इनके रिलीजियस टीचर कह लीजिए, और वो बोलेंगे भाई क्या चल रहा है, ठीक है, बोला कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, अभी अभी तो हमने देखा कि यहाँ पर फॉक चल रहा है, ठीक है, हमारा जो है रिलीजन कन्वर्ट कर दिया गया, हमें जो है ग्रीन से भगवा कर दिया गया और भगवा से ग्रीन कर दिया गया। ऐसी ऐसी कहानी जब उन्होंने बताई तो विद्यारण की आंखों से आंसू आ गए। ऐसा एक्चुअली आया नहीं है, लेकिन मैं कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा मसाला लगा रहा हूँ, ठीक है, हॉलीवुड मूवी की तरह। तो विद्यारण जो है उनको वापस कहते हैं, तुम्हें मम्मी की कसम है, और वापस जो है आपको धर्म में आना होगा, और वापस जो है अपने रिलीजन में आना होगा। आपका रिलीजन क्या है, आपका रिलीजन है भगवा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कहानी को, और विद्यारण से प्रेरित होकर दे आर गोइंग टू वंस अगेन कन्वर्ट फ्रॉम द इस्लाम टू हिंदुज्म। ठीक है, हिंदू धर्म में वापस आ जाते हैं। बस उसके बाद क्या है, इनके अंदर जो है सन्नी देओल की आत्मा आ चुकी है, और जय गुरदासपुर, ठीक है, गुरदासपुर के सांसद हैं हमारे सन्नी देओल साहब। ठीक है, और वो क्या करने वाले हैं,
अब वो कर देंगे रिवॉल्ट, बस इन्हीं के द्वारा अब हैंडपंप उखाड़ा जाएगा और ये हैंडपंप उखाड़ा जाएगा विजयनगर में, समझ में आया। एंड दे आर गोइंग टू प्रोक्लेम द इंडिपेंडेंस, ठीक है, हम जो हैं स्वतंत्र हैं, हम फ्री हैं, और हम कौन है, भगवाधारी हैं, ठीक है। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस इज द स्टोरी ऑफ द हरिहर एंड बुक्का एंड दीज टू पर्संस, ठीक है, दे आर गोइंग टू डिक्लेयर्स वी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मोहम्मद बिन तुगलक, हम मोहम्मद बिन तुगलक से फ्री हैं। और जब उन्हीं के उनको जो उनको प्रेरणा दे रहे हैं, जो उनको जो आप कह सकते हैं जो एडवाइस दे रहे हैं विद्यारण, वो ये कहते हैं एक काम करिए कि एक नया सिटी डेवलप करिए और एक नया नगर बसाइए, एंड दिस न्यू सिटी शुड बी डेवलप्ड नियर द बैंक ऑफ द तुंगभद्रा, नाम तो सुना ही होगा ज्योग्राफी में। एंड तुंगभद्रा दैट वाज द रिवर्स, और इस रिवर के किनारे एक नया शहर बसाया जाता है और उस शहर का नाम होता है विजयनगर। दैट मीन्स वंस अगेन विजय मतलब विक्ट्री, ठीक है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दे आर गोइंग टू स्टेबलाइज ए न्यू एम्पायर, एंड दिस न्यू एम्पायर इज नथिंग बट दैट इज विजयनगर इन 1313 13 क्या लगा था नहीं लौटोगे, लगा था नहीं लौटोगे, ठीक है। तो यहां पर हम मोटे तौर पर देख रहे हैं विजयनगर एम्पायर, ठीक है। और अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये हरिहर बुक्का क्या है, हु वाज द हरिहर एंड बुक्का। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड तो हमें जानना ही जरूरी होगा। जैसे क्या होता है कि भाई ये तो हमने क्या देख लिया कि फाउंडेशन रखने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा जानना होगा, उनके आधार कार्ड का नंबर, उनका फेसबुक आईडी, ठीक है, उनका जो इंस्टाग्राम का आईडी है वो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। यस, ठीक है, बैक टू रिलीजन्स, ठीक है, बिल्कुल यहां पर जो है वो बैक टू हिंदू रिलीजन्स में आ जाते। अब देखो जैसे ही आप देखते हैं दक्कन के सुल्तान या इस्लाम का प्रभाव आता है तो ये हिंदू मुस्लिम ये वाला चलता रहता है। अभी आप देखेंगे एक रूलर आएगा, वो क्या करेगा कि जब तक मैं अपनी जो तलवार है उसको अपने म्यान में नहीं रखूंगा, जब तक मैं 1 लाख हिंदुओं को नहीं मार देता है, ऐसा ऐसा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके की सिचुएशंस बहुत सारी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं भाई इनके आधार कार्ड का नंबर, ठीक है। दे वर द feudalist of the Kakadis of the Warangals and later become the minister of the Kampali and the Karnataka, ठीक है। वारंगल के काकती वंश के सामंत हुआ करते थे। तो इनका जो कैरेक्टर है या जो इनका जो शुरुआती कैरियर होता है वो एक सामंत के तौर पर शुरू हो रहा है, फ्यूडल लॉर्ड्स के तहत शुरू हो रहा है, और ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो है काकती वंश के अंतर्गत होगा वारंगल। वारंगल काकती वंश याद करिए, वारंगल दैट इज द एरिया जब हमने सबसे पहले इसे दिल्ली सल्तनत में कैप्चर किया था, साउथ के पार्ट को, साउथ के कौन से भाग को सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का पार्ट बनाया था, तो दैट वाज वारंगल। इफ यू हैव रिमेंबर द प्रीवियस एपिसोड्स, ठीक है, हमने उनके बारे में डिस्कशंस किए थे, करेक्ट है। और ये काकतीय वंश से संबंधित है। यहां पर एक काकतीय वंश की दैट मीन्स एक प्रिंसेस भी आएंगी जो हमने रुद्रमा देवी के नाम से समझा था, या उनकी चर्चा भी हमने थोड़ा बीच में एक दिन क्लास में की थी, रजिया वाली क्लास में, करेक्ट है। तो थोड़ा सा यहां से आप कनेक्शंस जोड़कर देख सकते हैं। एंड दिस इज द मैप, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द दौलताबाद, एंड दौलताबाद इज नथिंग बट दैट इज देवगिरी, एंड दिस वाज द एम्पायर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ईस्टर्न गंगेज, ठीक है। वी कैन से दैट दिस इज द वारंगल। वारंगल यहां पर बगल में आपको वीदर देखने को मिलेगा, और ये है काकती वंश, ठीक है। दिस इज द एम्पायर, ठीक है। और यहीं पर ये क्या होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, सामंत होते हैं, है ना, ये तो हमने देखा है। और ये काकती वंश जो है यहीं पर जो है आगे चलकर दे बिकम द मिनिस्टर इन द काम्पली, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, स्विच कर दिया। स्विच करने का मतलब भाई आज की डेट में नेता क्या करते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, या नौकरी जो है वो आपका स्विच कर देते हैं। भाई हमें इन्फोसिस में काम नहीं करना, अब हम जो है HCL में काम करेंगे, HCL में काम ना करके हम IBM में काम करेंगे। इन्हें भैया पैसा अच्छा मिल रहा था, सीधी सी बात है, सामंत से इनका प्रमोशन हो गया, मंत्री बन गए, और ये काम्पली में जो है मिनिस्टर बन गए। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द हरिहर एंड बुक्का। लेकिन हमें आगे थोड़ा सा और देखना है। दे आर गोइंग टू कैप्चर द होयसोल्स, ठीक है। हमने देखा था इन सारी डायनेस्टीज को हमने कब देखा था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का एक कैंपेनर था जिसका नाम था मलिक काफूर, और मलिक काफूर जो है वो साउथ में कैंपेन करता है, और साउथ में जब कैंपेन करता है तो वो पांड्य जो है कंट्री वहां तक पहुंच जाता है,
थैंक यू प्रीति जी। ठीक है, और पांड्य कंट्री तक पहुंच जाता है, लेकिन यहां पर जो है उसका उद्देश्य केवल वहां पर वेल्थ को लूटना है और वो मनी ही लूटता है। इस जगह हमने देखा था। तो दिस मैप वी हैव सीन, ठीक है, हमने ऑलरेडी ये मैप को देखा हुआ है। और वारंगल हम गए थे, होयसोल्स गए थे हम, ठीक है, और मदुरई पे गए थे, और दिल्ली सल्तनत यहां तक आ चुका था, ये हमने देखा था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो क्या है, हमारी जो सीमाएं हैं वो बिल्कुल साउथ को टच करती हैं, और वो साउथ कोई और नहीं, दैट इज ये। तो ये ऐसा हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट हम जो है कहीं ना कहीं जो इस तरीके की सिचुएशंस को हम देख रहे हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि टाइम पर ये इवेंट या घटना हो रही है। तो काकती आगे चलकर क्या होंगे, ये विजयनगर के रूलर क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू एक्सपेंड द एम्पायर, वो अपना एम्पायर को जो है एक्सपेंड करेंगे और कुछ इस तरीके से डेवलप होंगे ये। तो लगभग लगभग पूरा दक्षिण वाला भाग है जहां पर अभी आप नरेंद्र मोदी जी से आपको आप देख सकते हैं, ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी अब रैली करने जा रहे हैं बिल्कुल साउथ पॉइंट तक, ठीक है, वो कन्याकुमारी जो आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ठीक है, वहां तक जो है इनका एम्पायर हो जाएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इतिहास भी अपने आप को दोहरा रहा है, मोदी जी भी चाह रहे हैं कि सत्ता आ जाए केरल में। ठीक है, तो ये है कहानी हरिहर और बुक्का की, और ये हरिहर बुक्का किस तरीके से आते हैं ये हमने थोड़ा थोड़ा समझ लिया। तो अब यहां पर ये क्या करते हैं, यहां पर अपने ये विजयनगर एम्पायर जो है एक लंबा चौड़ा शासन होगा, सिमिलर लाइक द दिल्ली सल्तनत। अब देखो, अभी अपन ने दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया है, तो अब देखिए जब दिल्ली सल्तनत हमें समझ में आ गया, तो एक तरफ रखिए दिल्ली सल्तनत और एक तरफ रखिए संगम एज। ठीक है, आप संगम एज या सॉरी संगम काल, ठीक है, संगम डायनेस्टी कहेंगे, सॉरी, ठीक है, एज नहीं कहेंगे, ठीक है, संगम एज हम वो आपका जो लिटरेचर वाला वो हो जाता है, सॉरी, ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज, ठीक है, मैं शब्द का चयन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो वी हैव सीन द स्लेव, हमने स्लेव को देखा, स्लेव के बाद खिलजी को देखा, खिलजी के बाद तुगलक को देखा, इसके बाद सैयद एंड लोधी। जैसे यहां पर आपको 5 डायनेस्टीज देखने को मिल रही हैं, वैसे ही जो है आपको यहां भी आपको डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी। करेक्ट है, तो वैसे ही कॉपी पेस्ट है, सिंपल सी बात है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, समझिएगा। ठीक है, और ये कई बार ये भी क्रम पूछ लिया जाता है, जैसे यहां पर दिल्ली सल्तनत का और सीरियल ऑर्डर, वैसे ही यहां का भी सीरियल ऑर्डर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा ये यहां देखिएगा। संगम एज के बाद हमें देखने को मिलेगा सालुब डायनेस्टी, है ना, सुलूब डायनेस्टी, एंड सालुब डायनेस्टीज के बाद हमें देखने को मिलेगा टुलूब। ठीक है, ये थोड़ा सा नेम तमिल वमिल टाइप से हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, तो टुलूब डायनेस्टीज एंड द अरविडू दैट इज द 1 2 एंड द 3 एंड द 4th, दीज आर द, ये कह सकते हैं आपको देखने को मिलेंगे ये डायनेस्टीज। अब इसमें कुछ रूलर्स आपको देखने को मिलेंगे। आई हैव मेंशन्ड द सम इंपॉर्टेंट रूलर्स, ठीक है, एंड दीज रूलर इज नथिंग बट दैट मींस हरिहर एंड बुक्का। ये तो हमारे करण अर्जुन की कहानी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इनके आधार कार्ड का नंबर भी हमने देख लिया है, ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल भी देख ली है। एंड द देवराय विल बी कंसीडर द नेक्स्ट रूलर ऑफ द संगम एज। ये जो है अपने फादर के नाम पर ही जो है उस एज का नाम रख देते हैं संगम एज, ऐसा हम कह सकते हैं, संगम एम्पायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सालुब डायनेस्टीज, और सालुब डायनेस्टीज में वी विल फाइंड आउट द नरसिंह सालुब। ठीक है, ये भी अब देखो, जैसे हमने सैयद को देखा था, सैयद में ज्यादा आपको इंपैक्ट देखने को नहीं मिला था, ज्यादा प्रभाव, तो बीच में कुछ यहां भी ऐसे ही आएगा। दिल्ली सल्तनत जितना नहीं रहेगा इनका हिसाब किताब, ठीक है, लेकिन वी विल कंसीडर द ऑलमोस्ट द सेम हिसाब किताब जस्ट लाइक द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, बिल्कुल सिनारियो लगभग सेम ही है। और इसके बाद हमें देखेंगे तुलुब डायनेस्टी, और तुलुब डायनेस्टीज में हमें वीर नारायण तुलुब देखेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी फेमस, द कृष्णदेव राय KDR. This is the very famous rulers, and he will found in the that means the बाबर नामा as well. जब 1526 में बाबर आते हैं और बाबर अपना एक स्टोरी लिखते हैं फेसबुक पर, दिस स्टोरी नेम इज कॉल्ड द बाबरनामा। और बाबरनामा में बताते हैं कि जब मैं इंडिया आया तो मुझे यहां पर देखने को मिला, वहां पर एक फेमस शासक जिसका नाम है कृष्णदेव राय। एंड कृष्णदेव राय जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कृष्णदेव राय की चर्चा जो है बाबरनामा में भी की गई है। तो दिस इज वेरी फेमस रूलर्स, ठीक है, और ये मुगलों के जो सोर्स हैं, मुगलों की जो लिटरेचर्स हैं, मुगलों की जो बुक है, उसमें भी इनकी चर्चा देखने को मिलती है। और जब कोई दूसरा व्यक्ति आपकी चर्चा कर रहा है तो अपने आप में फेमस हो जाते हैं। तो ये एक खास रूलर है। और 5
हिंदू और 5 मुस्लिम्स और 2 हिंदू रूलर्स की चर्चा की है बाबर ने अपनी बुक बाबरनामा में। तो जो 2 हैं वो हैं आपके, उनमें से एक तो आपको पता चल गया, दूसरा भी आपको पता ही होगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम राणा सांगा के बारे में। And the Arvidu, that is the next dynasties, that should be the Tirumal, and Tirumal के बाद आएंगे the last ruler of the विजयनगर किंगडम्स, एंड दिस वाज नथिंग बट द रंग, श्री रंग, है ना। अभी अभी होली गई है और श्री रंग का रंग उड़ जाएगा और ये रंग खत्म हो जाएगा, विजयनगर एम्पायर खत्म हो जाएगा। ठीक, आई होप आपकी जिंदगी में अभी भी रंग होंगे, ठीक है। आई होप आपके सब्जेक्ट्स में अभी भी रंग होंगे, लेकिन ये श्री रंग जो हैं वो उड़ जाएंगे और अरविडू वंश खत्म हो जाएगा, विजयनगर का फॉल हो जाएगा, विजयनगर खत्म हो जाएगा और इसके बाद आएंगे मैसूर, ठीक है। और मैसूर की कहानी को हम यहीं से शुरू करेंगे जहां से विजयनगर का डाउनफॉल होगा, बट आने वाले एपिसोड्स में, ठीक है। तो इन कहानियों को हम बाद में जोड़ते जाएंगे, लेकिन आगे कहानी हमें देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। तो संगम, सलूब, ठीक है, तोलोब एंड द अरविडू। चलिए देखते हैं। अब देखो, हर डायनेस्टीज में आपको बहुत सारे रूलर्स देखने को मिलेंगे। यू विल कंसीडर द एम्पल अमाउंट ऑफ द रूलर्स, ठीक है। हरिहर, बुक्का, हरिहर राय, ठीक है, रूपाक्ष, ठीक है, देवराय, रामचंद्र, दुनिया भर के आपको आएंगे, मल्लिकार्जुन राय, ठीक है। और आप देख सकते हैं इनका टाइम पीरियड। तो वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट रूलर्स, ठीक है, नॉट टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है। और संगम के बाद आपको देखने को मिलेंगे ये सॉलूब डायनेस्टीज, और सॉलूब में आपको ये थोड़ा सा देखने को मिलेंगे, ये 2-3 आपको देखने को मिलेंगे। ये तो थोड़ा सा सैयद की तरह है, सैयद जैसे थोड़ा आए और चले गए, वैसे ही आपको यहां देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका तुलुब आएगा, और तुलुब का जो है ये रूलर बहुत खास है। द रूलर नेम इज कॉल्ड द कृष्णदेव राय। 1509 से 1529 तक आएगा। अब देखिए 1509, देखिए टाइम पीरियड को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। 1509 से 1529। और बाबर इंडिया में कब आता है? 1526 में आता है। और 1526 में जब वो इंडिया आएगा तो उस समय उनका जो कृष्णदेव राय का मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मतलब उनकी अचीवमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, ठीक है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं। बाबर की डेथ 1530 में हो जाती है, ठीक है। इनका टाइम पीरियड 1529 में खत्म हो जाता है। तो कृष्णदेव राय की ऑलमोस्ट अचीवमेंट यहां पर जो है वो हो चुकी होती हैं, इसीलिए 1526 में आए बाबर ने उसे अपनी स्टोरी में जगह दी है। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द अच्युत देव राय एंड सदाशिव राय। और सदाशिव राय के टाइम पर ही हमें एक बैटल देखने को मिलेगा, और यहां से ही जो है इस डायनेस्टीज का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और उस बैटल का नाम आप सभी लोग जानते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। एंड द अरविडू के बाद देखेंगे, ये थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। अरविडू डायनेस्टीज जो है थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। और श्री रंग का रंग उड़ जाएगा, ये मोटे तौर पर। तो ये कचरा शासक हैं, हमें थोड़ा सा देखना नहीं है इनके बारे में, बट एक आइडिया हमें लग चुका है कि ये इस तरीके से आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। एंड विजयनगर यू विल फाइंड आउट इन द पिंक कलर, ठीक है, इन द पिंक कलर इन द बॉटम ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। बाकी जगह के बारे में आपको जानकारी होगी ही। अब एक चीज और है कि इनके बीच में जो बैटल हो रहा है, एंड दिस बैटल इज गोइंग टू जो है वो आगे होगा। क्यों होगा? तो अभी मैंने उसका कारण नहीं बताया, आपको पता भी होगा, लेकिन हम उसकी चर्चा बाद में करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं संगम वंश, द फर्स्ट डायनेस्टीज एंड द फर्स्ट सीरियल ऑर्डर्स ऑफ द दिस डायनेस्टीज। सबसे पहले हम देखते हैं 1336, 1336, ठीक है। देखिए, अब देखो थोड़ा सा मेमोराइजेशन के लिए भी आप देख सकते हैं, बहमनी किंगडम्स जो है वो 1347 में बनता है, ठीक है। और इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिलती है? 1947। थोड़ा सा आप यहां आ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द 600 ईयर गैप, ठीक है। दैट इज द 600 ईयर गैप इन बिटवीन द फ्रीडम ऑफ द इंडिया एंड द फ्रीडम ऑफ द बहमनी। और बहमनी की जो फाउंडेशन रखी जाती है 1347 में रखी जाती है। 1347 इंडिया कब आजाद हुआ ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को भी पता होगा और आप सभी को भी पता होगा। इससे 1336, ध्यान दीजिएगा, यहीं से आप आ जाइए 1336, और 1336 में 1336 में दिस इज द टाइम ऑफ द संगम, और संगम की शुरुआत हो रही है। हरिहर फर्स्ट आ रहे हैं, फर्स्ट रूलर ऑफ द दिस डायनेस्टीज। ये सबसे पहले अपनी कैपिटल को
अनेगोंडी बनाते हैं। अनेगोंडी दैट इज द कैपिटल्स, बट लेटर ऑन ही गोइंग टू शिफ्टेड हिज कैपिटल इज कॉल्ड द विजयनगर। ठीक है, विजयनगर जो आज की डेट का हम्पी आपको देखने को मिलेगा, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हम्पी मैंने आपको मैप में बता दिया है, तो इसका पुराना नाम जो है वो आपको विजयनगर देखने को मिलेगा। पहले इनिशियली अनेगोंडी था, बट लेटर ऑन द कैपिटल इज शिफ्टेड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। ठीक है, ओके, इस तरीके से हो जाता है। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये अपने एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहे हैं और इनके वारंट देखिए। अब ये कहाँ, सबसे पहले आप देखेंगे कौन सी जगह को जीतेंगे, तो ये होयसोल को जीतेंगे। अभी अभी आपने मैप देखा है, मैप को समझा है, और वहां से आप देखेंगे एम्पायर का एक्सपेंशन शुरू हो चुका है। होयसोल्स को हम देखेंगे और इसकी कैपिटल आपने द्वार समुद्र देखी है। ठीक है, हरिहर के बाद देखो, अब यहां पर ऐसा कहा जाता है कि टोटल 5 भाई होते हैं। ठीक है, और इसमें हरिहर जो है वो इनिशियली रूल करता है, इसके बाद इनके एक ब्रदर आते हैं जिनका नाम है बुक्का। तो शुरुआत में ये कह सकते हैं एक आपका कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेटिव जो है रूल करते हैं, जैसे सहकारी समितियां होती हैं वैसे ही ये सहकारी स्तर पर जो है वो रूल कर रहे हैं। लेकिन जो है बाद में जो इंडिविजुअल करते हैं, क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलेंगे बुक्का हरिहर की डेथ हो जाती है, बुक्का सत्ता में आते हैं और हाँ नहीं, थोड़ा ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई एम वेरी गुड। ठीक है, आई एम फाइन। ठीक है, बट थैंक्स फॉर योर प्रेयर्स। और मैं बिल्कुल ये करता हूँ। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये कंटिन्यूस नहीं हो पाता, थोड़ा कभी कभार। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट होते हैं, आज थोड़ा मैं लेट भी उठाऊँ। तो बुक्का जो है वो हम देखते हैं कि सत्ता में आते हैं, और बुक्का जो है जब सत्ता में आते हैं तो ये मदुरई को जीत लेते हैं। और यदि आपको मैप याद है, अभी अभी जस्ट मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, और मदुरई में आप देखते हैं तो दिस इज द एरिया ऑफ द पांड्य किंगडम के अंतर्गत आएगा। और अब हमारी जो सेक्शंस हैं वो हमें रामेश्वर तक हमें पहुंचा देंगी, और ये वही जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी साहब जो है वो कैंपेन करने जा रहे हैं। रामेश्वरम मैंने अभी अभी चर्चा की थी, विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, और विक्टोरिया मेमोरियल का आपने ट्वीट देखा होगा नरेंद्र मोदी साहब का, और बुक्का भी जो है वहां पहुंच चुका है। दक्षिण में रामेश्वर तक अपना क्षेत्र वो बढ़ा देगा, मदुरई। एंड वी हैव सीन द मदुरई वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्यन किंगडम्स। ठीक है, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या हमने देखे थे। अब यहां पर बुक्का जो है एक टाइटल लेते हैं वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, थोड़ा सा यहां से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, वेद मार्ग नाम से समझने की कोशिश करिए। वेद मार्ग का मतलब है वेद का मार्ग। ठीक है, और वेदास जो है वो कहां से रिलेटेड है, वैदिक एज से रिलेटेड है। और वैदिक एज में हम देखते हैं कि ये वैदिक एज का जो सिस्टम है, या वैदिक एज का जो कल्चर है, या वैदिक एज की जो जो भी आपकी सोसाइटी से रिलेटेड कस्टम्स हैं, प्रथाएं हैं, ये उसको क्या करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं। और इसीलिए इसे कहा जाएगा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। करेक्ट है, उसको इसकी स्थापना करने वाला। जैसे आप देख लीजिए, आज की डेट में आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो अपने अपने हिसाब से वो क्या काम करती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट आई थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बहुत सारे हाथी बनवा दिए, है ना, तो ये आपको पता ही होगा। तो ये इस तरीके से उन्होंने पार्क बनवा दिया, किसी ने क्या साइकिल चलवा दी, किसी ने क्या है कि सरदार पटेल बना दिए। ठीक है, तो ये सब चल रहा है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, टाइटल लेते थे, और ये टाइटल लेकर वो अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि आई एम द रिफॉर्मर। ठीक है, आई एम द दैट मीन्स, ठीक है, रीएस्टेब्लाइज दिस सिस्टम, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड द वैदिक एज। तो आप यहां से ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ के रूलर किस रिलीजन्स को ज्यादा पसंद करते हैं, किस रिलीजन्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि इनका जो है, अब देखिए आपकी जो भूमि है, आपका जो एक्सपेंशन है वो दक्षिण तक तो हो चुका है, और अब दक्षिण क्या हो चुका है, अब दक्षिण में और नीचे कहां जाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, ऊपर लड़ने चलते हैं, और ऊपर आपका जो संघर्ष होगा वो होगा बहमनीस के साथ होगा आपकी लड़ाई। और यहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है बुक्का के टाइम पर। और बुक्का की लड़ाई जो होगी वो बहमनी सुल्तान के साथ होगी, और यहां पर आपको देखने को मिलेंगे मोहम्मद शाह। तो ये नाम याद नहीं रखना, बट मोटे तौर पर समझने की मैंने रख दिया है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम्स, ठीक है, दे आर गोइंग टू बैटल। ठीक है, इन बिटवीन द बहमनी एंड द सुल्तान, इनके बीच में लड़ाई शुरू होती है।
और ये लड़ाई झगड़ा चलता है, एक तलवार एक म्यान, ठीक है, और फिर 100 लोगों, 1000 लोगों, लाख लोगों को मारा जाता है, मारा पीटी बहुत धाए धूम, ठीक, बहुत सारी लड़ाई चलती है, ठीक है। और इन सब के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे कारण है रायचूर दुआव, ठीक है। रायचूर एक स्थान है, एक जगह है जिसे हम रायचूर दुआव के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस रायचूर दुआव इज नथिंग बट दैट इज द प्लेस इन बिटवीन द टू रिवर्स। और ये दो रिवर्स कौन सी हैं? एक है आपकी कृष्णा रिवर एंड एक है आपकी तुंगभद्रा रिवर। और कृष्णा नदी और तुंगभद्रा के बीच में आपको देखने को मिलेगा रायचूर। और ये रायचूर जो है वो क्या होगा, ये दोनों नदियों का फ्लो कुछ इस तरीके से है, तो इन दोनों नदियों के बीच में एक फर्टाइल एरिया होगा, इसे कहा जाएगा रायचूर दुआव। और फर्टाइल एरिया जो है वही आपके युद्ध का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि फर्टाइल एरिया से क्या होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, और एग्रीकल्चर से अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, और प्रोडक्शन अच्छा होगा तो आपका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा, और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा तो आपका एम्पायर जो है आपका डेवलप होगा। दिस इज द क्लियर कट थ्योरी ऑफ द E इक्वल्स टू E, ठीक है। ये आपको पता ही है, ये हम लगातार देखते आए हैं और लगातार समझते आए हैं, लगातार हमने इसको डिस्कशंस किया है, तो इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो इसी वजह से बहमनी और विजयनगर के बीच में लड़ाई हो रही है। एंड दिस इज द मैप, दिस इज द मैप, दिस इज द कृष्णा रिवर्स, ठीक है ना। इसके बाद ये है आपका तुंगभद्रा, और इसी के बीच में आपको जो दिखाई नहीं दे रहा है वो है रायचूर। और राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से आप समझ सकते हैं ये बहमनी सुल्तान है, और बहमनी सुल्तान जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशंस तो ये सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं, और ये होयसल्स को अभी हमने जीत लिया है, ये हमें पता है, और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है। ऑल राइट्स, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। आगे हम देखते हैं बुक्का के टाइम पर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ही हैड गेन कंट्रोल ऑफ द तुंगभद्रा कृष्णा दुआव रायचूर, ठीक है। ये वही चीज है, ये क्या कर लेते हैं, उसको जीत लेते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि एक जीतेगा और एक हारेगा, ठीक है। हालांकि क्या होता है कि कैंपेन थोड़ी लंबी चलती है, कभी क्या है बहमनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, कभी जो है वो आपका संगम, सॉरी आपका जो विजयनगर है वो संगम वाला है वो कभी क्या ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, आज की बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तो कभी दीदी भारी तो कभी आपका बीजेपी भारी, ठीक है, और कभी कभी जो है वो आपका झाड़ू वाला भारी, ठीक है, कभी कभी आ जाता है बीच बीच में, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशंस चल ही रही हैं, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर की बॉर्डर मान लिया जाता है। बड़ा लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं, और लड़ाई झगड़ा बंद करके एक बॉर्डर एरिया बना लेते हैं, तुम अपना एरिया में रहो, हम अपना एरिया में रहते हैं, ताकि ज्यादा, और रिवर जो है बहुत अच्छा माध्यम हो सकते हैं एम्पायर को डिवाइड करने का। और आज भी हमारी जो सीमाएं बनाई जाती हैं वो नदियों के द्वारा ही बनाई जाती हैं, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, मुझे जैसा अभी एकदम याद आ रहा है, चंबल नदी जो है वो एमपी और राजस्थान की बॉर्डर को बनाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि रिवर जो है वो आपकी बॉर्डर बनाई जा रही है। इसके अलावा इनके टाइम पे क्या है, ये क्या है कि चीन एक दूत मंडल भेजता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, बाकी और कुछ खास नहीं इसमें, ठीक है। आगे हम देखते हैं हरिहर टू, ठीक है। हरिहर टू इज द नेक्स्ट किंग ऑफ द दिस डायनेस्टी। ये मोटे तौर पर ये शिव के उपासक होते हैं, शिव के भी एक फॉर्म होते हैं, शिव के भी कई रूप हैं, तो उसमें विरूपाक्ष रूप है उसके, उपासक होते हैं, मतलब ये वैदिक एज से संबंधित रूलर है। अब देखिए, ये वो टाइम है 13 to 14 सेंचुरी, ये वो टाइम है जब आप देखते हैं कि शैविज्म्स भी काफी डेवलप हो जाता है, और शैविज्म्स डेवलप होकर इंडिया साउथ में क्या आता है, इसका नाम क्या होता है, नायनार, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है, और नायनार जो है वो डेवलप होते हैं, तो यहां पर शिव वहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। इनकी खास अचीवमेंट क्या है, ही कॉन्क्योर्ड द गोवा टू द बेलगांव फ्रॉम द बहमनी। बहमनी से इन्होंने क्या छीन लिया, गोवा छीन लिया और बेलगांव छीन लिया
बेलगांव कर्नाटक वाला सेक्शन आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। गोवा तो आपको पता ही है, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना कैंपेन किया, और जब अपना कैंपेन करेंगे तो वो राजा नहीं, वो महाराजा धीराज कहे जाएंगे। तो महाराजा धीराज का मतलब क्या हो रहा है? महाराजा धीराज का मतलब वो व्यक्ति जिसका एम्पायर जो है वो काफी बड़ा है, काफी एक्सपेंडेड एम्पायर है, और इस तरीके से इसे कहा जाएगा अमरेंद्र बाहुबली, लाइक दिस, ठीक है। तो महाराजा धीराज, ठीक है, अपने आप को ये थोड़ा बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमने समझ लिया, करेक्ट है। आगे हम देखेंगे देवराय फर्स्ट, ठीक है। देवराय फर्स्ट इज द पर्सन, ठीक है, हु इज गोइंग टू बिल्ड ए डैम, ठीक है। वो क्या करते हैं? एक डैम बनाते हैं, और ये डैम जो है तुंगभद्रा नदी पर बनाया जाता है। तुंगभद्रा नदी पर ये डैम बनाने की पीछे कारण होता है वहां का इरिगेशन, वहां का एग्रीकल्चर, ठीक है। ये पॉइंट को इस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर लेना, ये यहां पर नहीं आएगा, ठीक है, मैंने उसमें से हटा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर देवराय फर्स्ट के टाइम पर एक बहुत ही खास व्यक्ति आता है, उसका नाम है राहुल गांधी का दोस्त, ठीक है। और राहुल गांधी का दोस्त जो है वो है निकोल कोंटी, और ये कहां से आएगा? वो आएगा इटली से आएगा, ये आपको पता है। तो इटली से कौन है? इटली से आए हैं निकोल कोंटी, ठीक है। एंड निकोल कोंटी वाज नथिंग बट दिस इज द पर्सन हु वाज कमिंग फ्रॉम द इटली, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको यदि आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो 13th सेंचुरी के आसपास द फर्स्ट पर्सन हु वाज स्टार्टिंग हिज जर्नी, द नेम इज कॉल्ड द मार्को पोलो। मार्को पोलो ने अपनी यात्रा शुरू की, और वो इटली से उसने यात्रा शुरू की, और इटली से जब यात्रा शुरू करता है तो वो यहाँ पर इंडिया में आता है, पांड्य देश में जो है वो आता है, और पांड्य किंगडम की वो यात्रा करता है। और इसके बाद वो आई थिंक चाइना जाता है, और चाइना से जो है वापस जो है वो अपने देश इटली की ओर चला जाएगा, ठीक है। और जब इटली की ओर जाता है और वापस अपनी ये स्टोरी बताता है, क्या बताता है स्टोरी? बोला कि देखिए मैंने ऐसा ऐसा किया, मैंने यहां यहां गया, मैंने यहां यहां ये मिला। और इस स्टोरी में वो रुद्रमा देवी की कहानी भी बताता है, जो कि काकतीय डायनेस्टी की हैं, कहां पर? इटली के दरबार में, या इटली के लोगों को। अब यहां पर हमें देखते हैं कि जब मार्को पोलो जब ये बता रहा है अपनी स्टोरी को इटली में, तो इटली से कुछ लोग जो हैं वो क्या करेंगे? इंस्पायर्ड होंगे, दे आर गोइंग टू इंस्पायर, ठीक है। और वो क्या करेंगे? इंस्पायर्ड होंगे, और फिर वो क्या करेंगे? रुख करेंगे इंडिया की ओर। और इस तरीके से कुछ लोग जो है आ जाएंगे, जिसमें हमारे राहुल गांधी भी होंगे और हमारे निकोल कोंटी भी होंगे, ठीक है। वर्तमान घटनाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है, बाकी आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये सब उपयोग किया है, ठीक है। तो मैं किसी पार्टी विशेष से व्यक्ति से संबंधित नहीं हूं, लेकिन हमारे लिए दोनों ही खास है, हम उनका उपयोग बराबर उपयोग करते रहते हैं सीखने के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं देवराय को बहमनी शासक फिरोज शाह ने पराजित किया, ठीक है। अब होता यह है कि जो देवराय हैं, देवराय जो है थोड़ा सा पिट जाते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा हम समझ ही रखते हैं, ठीक है। इटली से आए, इटली वाले आए, थोड़ा सा इन पर प्रभाव है, सब देख सकते हैं, ठीक है। और बहमनी के शासक फिरोज शाह से इनका डिफीट हो जाता है, और ये क्या करते हैं? जब भाई डिफीट हो गया तो एक रिलेशन बना लिया जाएगा, और वो रिलेशन कोई और नहीं, मैरिज रिलेशंस होता है, और 10 लाख हूण और अपनी बेटी का जो शादी है वो सुल्तान फिरोज से करने के लिए विवश हो जाते हैं। ये एक स्टोरी है और कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। बट ये ज्यादा खास है निकोल कोंटी, ठीक है। निकोल कोंटी भाई खास याद रखिएगा, कहां से आया? इटली से आया। थोड़ा सा इनके दरबार में कौन है, ये बहुत खास है, ठीक है। यहां देख लेते हैं, इनके कोर्ट में कुछ खास व्यक्ति होते हैं, और उनके नाम क्या होते हैं? हिज कोड वॉज ड्रॉन विद द ग्रेट तेलुगु पोइट श्रीनाथ, ठीक है। श्रीनाथ जो है एक तेलुगु कवि होते हैं, और ये जो है इनके दरबार में प्रेजेंट होते हैं। तो ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, ठीक है, हु वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ द देवराय फर्स्ट। जैसे झाड़ूवाला के दरबार में आपको कुमार विश्वास देखने को मिलेंगे, वैसा ही, ठीक है। कोई दीवाना कहता है, कोई श्रीनाथ समझता है, एंड श्रीनाथ इज नथिंग बट दिस वाज द पर्सन, ठीक है। एक कवि होते हैं, समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। और श्रीनाथ नाम के एक बॉलर भी हुआ करते थे, यदि आपको याद हो, आप थोड़ा बहुत क्रिकेट विकेट में इंटरेस्ट रखते हो तो। और आज की डेट में ये आईसीसी के आई थिंक जो
जो पैनल होता है उसमें भी हैं श्रीनाथ, ठीक है, और क्रिकेट में काफ़ी फेमस बॉलर हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा इनकी बुक का नाम है वो है हरबिलास, दिस इज द बुक नेम ऑफ द श्रीनाथ, और वो इस बुक की रचना कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आपकी मुस्कुराहट जो है वो बराबर आती रहनी चाहिए ताकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगे, मैं भी मुस्कुराता रहूं, ठीक है। आगे देखते हैं देवराय फर्स्ट, और देवराय फर्स्ट जब जाएंगे तो देवराय सेकंड जाएंगे, ठीक है भाई। देवराय सेकंड आते हैं, क्या करते हैं, ही वॉज गेटिंग द लॉट्स ऑफ टाइटल्स, ठीक है, और बहुत सारे टाइटल्स ही एक्सेप्ट करते हैं। वो क्या कहते हैं, बोला इमादी देवराय, दैट मीन्स, ठीक है, मैं इस देवराय से भी बड़ा वाला देवराय हूं, ठीक है, दैट इज द रोबोट 2.0 जस्ट सिमिलर लाइक दिस, ठीक है। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि हर मूवी का पार्ट 2 बन जाता है, वैसे ही देवराय का पार्ट 2 बन गया, और दिस इज द देवराय पार्ट 2, और हम जो हैं वो प्रौढ़ देवराय हैं। प्रौढ़ देवराय का मतलब है मैच्योर कह लीजिए या ग्रेट कह लीजिए, तो हम पिछले वाले से भी बड़े वाले हैं, सीधी सी बात है, ऐसा हम समझ लेते हैं। तो दिस बड़ा वाला इस कॉल्ड द इमादी देवराय, इमादी देवराय कहा जाएगा, और इमादी का मतलब है मैच्योर, प्रौढ़, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या कहते हैं, अपने आप को बोलते हैं गज बैठकर। गज मतलब होता है, ठीक है, आजकल वो एक गाना भी चलता है हरियाणा में, वो गजबन ऐसा कुछ, ठीक है, तो उससे कोई संबंध नहीं है, हालांकि थोड़ा सा समझने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। गज मतलब जो आप देखेंगे, गज का मतलब है दैट मीन्स एलिफेंट, एलिफेंट मतलब वो हाथी जिसके बहुत सारे मोटे मोटे पैर होते हैं, ठीक है, और बड़ा ही विशालकाय जीव होता है, पशु होता है, उस पर ये बैठ कर क्या करते हैं, ठीक है, चलते हैं, ऐसा इनका कहना था, ऐसा इनका डीपी था, ऐसा कह सकते हैं भाई। देखिए आज की डेट में आप क्या करते हैं, आज की डेट में आप बुलेट पर जो है मतलब बैठकर अपना डीपी लगा देते हैं, ठीक है। आज की डेट में आप क्या करते हैं, जैसे आपने कोई कार है, ठीक है, कार के ऊपर बैठ गए आजकल, ठीक है ना, वहां पर आप डीपी लगा देते हैं। तो ये अलग अलग, कोई साइकिलिंग कर रहा है तो बोला साइकिलिंग की फोटो लगा दिया जाएगा। अब उस जमाने में क्या है, ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, ठीक है, तो उस जमाने में ये चीजें नहीं हुआ करती थी, तो ये क्या करते थे, अपने आप को क्या बताते थे, अपने आप को उस डीपी में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते थे। डीपी मतलब दीपिका पादुकोण नहीं भैया, ध्यान रखना, ठीक है। डीपी मतलब आपका जो है वो आपका आएगा डिस्प्ले पिक्चर, ठीक है, जो आप अपने स्टेटस पे लगाते हैं, जो आप अपने जो भी है मतलब उसमें लगाते हैं, समझ गए होंगे आप। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को बता रहा है कि आई एम द हंटर ऑफ द एलिफेंट्स, ठीक है, एलिफेंट्स का शिकार कर रहे हैं। आप मत करने लगना भाई, ठीक है। पता चला आपने क्या है कि शेर मरा हुआ पड़ा है, और शेर के बगल में आपने क्या कर दिया, एक बंदूक लेके आप वहां पर खड़े हो गए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, आपके पीछे वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लग जाएगा, ठीक है, ईपीए है ना, थोड़ा सा समझिएगा भाई, वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, जो आपका एनिमल से रिलेटेड आपका एक्ट है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, एसडीपी ना लगाएं, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है। ये किसको करने दें, देवराय सेकंड को ही करने दें, और देवराय जो है इमादी देवराय, प्रौढ़ देवराय और एलिफेंट हंटर अपने आप को कहते हैं, ठीक है। और इनके टाइम पर खास व्यक्ति है जिसका नाम है, इमेजनरी फेरारी वाली फोटो, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। और यहां पर हमें देखने को मिलेंगे अब्दुल रज्जाक, ठीक है। अब्दुल रज्जाक दैट इज नथिंग बट he was the person who was coming from the Persia and he was present in the court of the Devrai II, ठीक है। अब अब्दुल रज्जाक को भी जोड़ लीजिए, ठीक है, he was one of the famous bowler, ठीक है, पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे, और ये ऑलराउंडर की तरह खेलते थे। यदि आपको थोड़ा बहुत याद है तो आप वहां से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। मैं देखिए कोई भी कहानी है उसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, हालांकि इसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए, कनेक्शन करने के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान देना, हमारा निकोल कोंटी मतलब कौन, राहुल गांधी, ठीक है, वहां से हम कनेक्ट करके देख रहे हैं, ठीक है। और ही वॉज जो है वो बहुत पसंद करता है लिटरेचर को, ठीक है, लिटरेचर मतलब साहित्य, और साहित्य में ये कुछ नाम लिखवा रहे हैं, ठीक है, नाम देखने को मिलेंगे। और ही इज गोइंग टू राइट डाउन द महानाटक सुधा निधि, महानाटक सुधा निधि, दिस इज द ड्रामा वी कैन से दैट, ठीक है, दैट वाज रिटन बाय द देवराय सेकंड, ठीक है। ये काफी ज्यादा फेमस होते हैं, कभी कभी आप देखते हैं जैसे हमारे पॉलिटिशियन जो हैं, और वो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, बुक लिख देते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक बुक देखी होगी, बुक का नाम सुना होगा, मेरी 51 कविताएं, दिस इज द रिटन बाय द अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, ठीक है, सपने सच होना बाकी हैं, रावी की शपथ अधूरी है, ठीक है। और रावी की शपथ 1929 में रखी जाती है, 1929 में।
तो इस तरीके से कहानियां वो बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी दैट वाज द ग्रेट रूलर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझते हैं महानाटक सुधा निधि, दैट इज द बुक्स, दिस इज रिटन बाय द देवराय सेकंड, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि आपने मैं मेरे पहले पुराने वाले एपिसोड्स याद है, ठीक है, ध्यान देना, जैसे एकता कपूर के एपिसोड चलते हैं ना, वैसे ही हमारे भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हम समझ लेते हैं, ठीक है। ब्रह्म सूत्र, इफ यू हैव रिमेंबर्स, याद करिए षड दर्शन, षड दर्शन मैंने आपको बताए थे, और षड दर्शन में हमने 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल को देखा था, है ना। उसमें हमने देखे थे अर्ली मीमांसा एंड द लेटर मीमांसा, और लेटर मीमांसा का एक पार्ट था, दैट मीन्स, ठीक है, जो ब्रह्म सूत्र और बद्रायण जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इस पर इन्होंने क्या किया, टीका किया। टीका का मतलब है दैट इज द कॉमेंट्री। कॉमेंट्री का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, जो लिटरेचर है, जो बुक है, उस बुक पे यदि कोई श्लोक जोड़ा है, यदि कोई हम देखेंगे कोई इसका ट्रांसलेशन किया है, या उसमें कुछ एक मंत्र ऐड किया है, तो दिस दिस फीचर इज कॉल्ड द कमेंट या कमेंट्री, या कह सकते हैं आपका टीका। तो इसको ये एक आसान तरीके से समझ सकते हैं। आसान तरीका क्या है, जैसे आप देखिए फेसबुक पे आपने क्या किया, आपने अपना पिक्चर लगाया कोई सा भी, है ना। जैसे आपने इंस्टाग्राम पर आपने क्या है, ये इधर लगा दिया, इंस्टाग्राम पर डायग्राम लगा दिया। अपना डायग्राम का मतलब अपना फोटो या कुछ है, ठीक है। और इस पर जो है एप्लीकेशन अपडेट भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही कह सकते हैं, लेकिन इसका अच्छा उदाहरण यहां पर सीख सकते हैं हम, ठीक है। इंस्टाग्राम में अपना फोटो लगाया या फेसबुक पे अपना कोई पिक्चर लगाया, तो नीचे लोग जो है वो क्या करते हैं, दैट मीन्स कमेंट करते हैं, बोला बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा है, LOL लिख देते हैं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में कुछ ऐसा ऐसा कर देते हैं। तो ये क्या है, ये जो है वो आपके कॉमेंट है या टीका है। तो वैसे ही उस जमाने में, उस समय जो है लिटरेचर्स लिखे जाते थे, और लिटरेचर लिख दिया किसने, ब्रह्म सूत्र लिख दिया। और ये ब्रह्म सूत्र जो है वो दर्शन पर ग्रंथ है, और यदि इस पर हमें कुछ कमेंट करना है, या इस पर हमें कुछ बात कहनी है, या इसमें कुछ चीज ऐड ऑन करनी है, या इस चीज को हमें कुछ ट्रांसलेट करना है, तो दिस ट्रांसलेशन, दिस काइंड ऑफ द कमेंट इज कॉल्ड द कमेंट्री या टीका। याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, महाभारत क्या है, महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। याद करो, जय संहिता, जय संहिता का मतलब है 24,000 श्लोक ऑफ द महाभारत, ठीक है। और 24,000 श्लोक को हमने कंपाइल कर दिया, तो ये बन गया संहिता। ऑलराइट, समझ में आए, ठीक है। लेकिन इसमें आगे चलकर 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं, और जब 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं तो इसे कहा जाएगा महाभारत, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो दिस इज ए काइंड ऑफ द नंबर ऑफ श्लोकास इज गोइंग टू इंक्रीज। जो श्लोक हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ रही है, कमेंट बढ़ रहे हैं। आप देखते हैं ना, फोटो पर आप कमेंट आ गए, आपके पिक्चर पे, आपके डीपी पर कमेंट आ गए, बोला 100 हो गए, 2 हो गए, ठीक है, वायरल हो गया। हाँ, ये देखिए, अब वो डिपेंड करता है कि उसको किया जाए या नहीं किया जाए। अब देखिए कभी कभी ये भी होता है ना, कोई जो है, जैसे मान के चलिए कोई वल्गर कमेंट कर देता है आज के आप डीपी पर या आपके फोटो पर, तो क्या आप उसको कंसीडर करते हैं, वैसा आप समझ लीजिए, आप उसको नेग्लेक्ट भी करते हैं। तो सिमिलर लाइक द थिंग्स दैट इज गोइंग टू ऐड और नॉट ऐड, ठीक है, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द एक्सपर्ट ओनली। ये केवल और केवल जो है एक्सपर्ट डिसाइड करता है। और इसीलिए अब यहां तो ये राजा ही डिसाइड कर रहा है, मित्रों ये वाला कमेंट ऐड किया जाए, तो यहां पर वद्रायण की जो बात है, वद्रायण का जो ब्रह्म सूत्र नाम का जो ग्रंथ है, उस पर तो ये ऐड होगा ही। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है भाई सारी चीजें। टीका, है ना, ये टीका मतलब वो वाला टीका नहीं है, वैक्सीनेशन वाला टीका, है ना, आजकल ये बहुत चल रहा है चर्चा में, ठीक है। तो ये है कहानी आपके देवराय सेकंड की। देवराय सेकंड के बाद हमें देखने को मिलते हैं, आगे आते हैं मल्लिकार्जुन देवराय, एंड ही वाज नथिंग बट ही वाज कंसीडर द देवराय थर्ड, ठीक है। पहला आया, दूसरा आया, अब तीसरा आया, और जब तीसरा आता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर संगम वंश के पतन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है, डिक्लाइन शुरू हो जाते हैं। और जब डिक्लाइन शुरू हो जाएंगे तो ज्यादा देर तक चलेगा भाई। इसके बाद कौन आएगा, संगम, और संगम के बाद हमें देखने को मिलेंगे
सालुब डायनेस्टी एंड द सालुब डायनेस्टीज जब आएगी तो उसके पहले हमें देखने को मिलेंगे विरूपाक्ष राय सेकंड, ठीक है। विरूपाक्ष राय वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस संगम डायनेस्टी। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है कहानी आपकी संगम एज की, किस तरीके से हरिहर एंड बुक्का, दैट मींस करण एंड अर्जुन आर गोइंग टू स्टेबलाइज एन एम्पायर, एंड दिस एम्पायर इज गोइंग टू इज कॉल्ड द विजयनगर एम्पायर, एंड द फर्स्ट डायनेस्टी इज कॉल्ड द संगम, ठीक है। तो ये पप्पा के नाम पर रखा गया था एक आपका जो वंश, उस वंश को हमने यहाँ डिस्कस किया है। लेकिन हर वंश में राहुल गांधी देखने को मिलेंगे, और जब हर वंश में राहुल गांधी देखने को मिलेंगे तो उसका अंत भी हो जाएगा, और उसके बाद आएंगे सालुब डायनेस्टी या सुलुब डायनेस्टीज, एंड दिस डायनेस्टीज इज गोइंग टू रूल 1485 टू 1505, ठीक है। दिस इज वेरी लास्ट टाइम पीरियड, बहुत ही कम समय होगा मोटे तौर पर, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सालुब डायनेस्टीज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैसे इसकी फाउंडेशन रखी जा रही है। अब यहां पर हमें देखने को मिलेगा नरसिंह सालुब, ही वाज द पर्सन हु इज गोइंग टू फाउंडेड द सालुब डायनेस्टीज। और आगे चलकर देखिए अब ये क्या करते हैं, इनका रूलिंग टाइम पीरियड थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, 1485 से आएगा, ठीक है। और ये क्या करेंगे, 1491 तक ही सत्ता में रहेंगे, 1491 तक ही सत्ता में रहेंगे। तो थोड़ा बहुत क्या होता है कि 5-6 साल ही इनका शासन टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बिफोर गोइंग टू डाई, मरने से पहले, प्रायर टू हिज डेथ, मरने से पहले नरसिंह सालुब जो है वो क्या करने वाले हैं, अपने एक सब ऑर्डिनेट्स जो इसका नाम होता है तुलुव नरसिंह, ठीक है, उसको क्या करते हैं, टेक केयर करने के लिए दे देते हैं उनके बेटे की, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए, देखिए इसको आप ऐसे समझिए, ये देखिए बाय दिस, ठीक है, नरसिंह सालुब, ठीक है, नरसिंह सालुब 1485 के आसपास सत्ता में आते हैं और 1491 तक रहते हैं, ठीक है, करेक्ट है। इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है इमादी नरसिंह, ही वॉज द सन ऑफ द नरसिंह सालुब, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन इसी समय हम देखते हैं ये अपने टाइम पे मरने से पहले, भाई मरने के पहले क्या करते हैं, बेटा तुम क्या करो, ठीक है, तुम्हारा जो है, तुम्हारे सपोर्टर जो है वो होंगे कौन, द नेम इज कॉल्ड द तुलुब नरसा नायक, ठीक है। अब हम यहां देखेंगे द पावर विल बी शिफ्ट फ्रॉम द सालुब डायनेस्टीज टू द तुलुब डायनेस्टीज, और इनके प्रोटेक्टर कौन होते हैं, तुलुब नरसा नायक, ठीक है। तुलुब नरसा नायक का भी एक बेटा होता है जिसका नाम है वीर नरसिंह, नाम ही रखे हुए हैं, हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो तुलुब नरसा नायक के एक बेटे होते हैं वीर नरसिंह। अब होता ये है कि आगे चलकर जो है इन भाई साहब की तो डेथ हो जाती है, तो ये भाई साहब तो खत्म हो जाते हैं, तो आगे पावर किसके पास आने वाली है, इमादी नरसिंह, ठीक है। और इमादी नरसिंह के पास पावर तो आती है, लेकिन जैसे ही इनकी डेथ होती है, मतलब इनके जो संरक्षक, जो इनके प्रोटेक्टर, ठीक है, उनकी डेथ होती है, तो पावर जो है वो इनके हाथ से, दैट मींस किसके हाथ में चली जाएगी, यहां, क्योंकि पापा जैसा बेटा नहीं होगा, और बेटा जो है वो क्या करेगा, वो इन चीजों को खत्म कर देगा, ठीक है। और इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कौन आएगा सत्ता में, तुलुब डायनेस्टीज का वीर नरसिंह, करेक्ट है। तो ये कुछ इस तरह की कहानी देखने को मिलेगी, तो ये इमादी नरसिंह भी खत्म हो जाएगा और ये सत्ता में आएंगे। तो ये बहुत छोटा टाइम पीरियड है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा हम देखेंगे, कुछ इस तरीके से हमें समझने को मिलेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये समझा है, इस तरह की कहानी को आप थोड़ा सा देख सकते हैं, और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है, और अब हम आगे तुलुब डायनेस्टीज को देखेंगे, और तुलुब डायनेस्टीज में हम देखेंगे वीर नारायण को, और इस तरीके से फिर कृष्णदेवराय को देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स, ठीक है, ये बहुत ही खास होंगे, और इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशंस टुडे। Modi ji is already PM, then why campaigning for the CM is happening first times, or the previous MP also प्रीवियस एमपी ऑल्सो डिड द सेम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहले के हमारे जो पीएम साहब थे वो भी ऐसा ही करते थे, हाँ, लेकिन ये 2 कौड़ी का काम जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो ये बड़ा बेकार लगता है। कहते तो हैं कि सबसे बड़े लोकतंत्र के हम प्रमुख हैं, लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र का 2 कौड़ी का काम भी तो कर रहे हैं, ठीक है। जब व्यक्ति जो है आपका
आप पूरे देश के पीएम हो, देखिए ध्यान देना, ठीक है, आप केवल बीजेपी के नहीं हो, आप अपना काम छोड़कर, आप अपना वर्क छोड़कर जो है पूरा जो है वो आपका चुनाव के कैंपेन में लगे हुए हैं, इलेक्शंस में लगे हुए हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज है। हाँ, इसकी कोई चर्चा या कहीं कोई गाइडलाइन देखने को नहीं मिलती है, इस वजह से ये आपका 2 कौड़ी का काम हर 2 महीने में देखने को मिल जाता है, क्योंकि 2-3 महीने में कोई ना कोई चुनाव हो ही जाता है, तो ये तो होता ही है। ठीक है, बिहार में आप देखेंगे चुनाव करने जा रहे हैं, आप असम में चुनाव करने जा रहे हैं, केरला में चुनाव करने जा रहे हैं, इस चीज पर तो बैन लगना चाहिए, ये मैं मतलब इसका समर्थन करता हूँ। ठीक है, लेकिन रिफॉर्म जो है वो कौन करने वाला है? कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगा। ठीक है, और इन चीजों पर कानून बनने चाहिए। ठीक है, तो इन पर कानून ना बनाएंगे। ठीक है, हमारी जनता, हमारा जो नेता, ठीक है, वो बनाएगा कानून किस में? आपकी ब्याज की दर कम कर दी जाएगी, आपको कैसे जो है आपका शोषण किया जाएगा वो पता किया जाता है, कैसे आपको पेट्रोल 100 रुपया में बेचा जाएगा। ठीक है, अब तो थोड़ा सा कम आया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इस पर काम ना करके ये इधर उधर की कामें करते रहते हैं। इसके अलावा किस किस पार्टी से किसको ट्रांसफर किया जाएगा, दैट इज द वायलेशन ऑफ द 10th शेड्यूल। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं 10वीं अनुसूची जो है उसका आपको देखने को मिलेगा। तो हाँ, दूसरा आप देखेंगे कि आपका इलेक्शंस, ठीक है, एक नेता जो है पहले तो बहुत सारी जगह से लड़ सकता है, ये लो, बाद में जाके 2 जगह से चुनाव लड़ने की बात होती है। ठीक है, तो मोदी साहब ने खुद ने जो है टाइम वेस्ट किया था, ठीक है, लोगों का पैसा खर्च किया था, ठीक है, और 2 जगह से इलेक्शन लड़े थे, फिर उसके बाद जो है एक जगह से रिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू अजीत जी, और यदि कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस व्यवस्था का कहीं आपको कहीं नियम या वो देखने को नहीं मिलेगा, संविधान में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये जो है वो चुनाव प्रचार करने, ये 2 कौड़ी का काम करने इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, तो एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा। बाकी की कहानी को फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल संडे है, मोस्ट प्रोबेबली मैं क्लास लेने के मूड में हूँ, क्लास जल्दी से जल्दी आपका हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास लिंक नहीं आता या कुछ सिचुएशंस, क्योंकि शायद सर जो है थोड़ा आउट ऑफ द स्टेशन है, ठीक है, और यदि कुछ ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा सा हम देख लेंगे। यदि कोई बाद में भी जुड़ता है तो शायद वीडियो वो देख ही लेता होगा। ठीक है, तो इतना कोई इश्यू नहीं है, तो हम इसी के आगे का कल सेशन कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम माई एंड। यदि कोई समस्या होती है, यदि कोई सिचुएशंस बनती है, यदि नहीं हो पाती क्लास, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा इसलिए सोच रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए, और कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और समस्याएं हैं, ठीक है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम फ्री हैं अभी आज की डेट में। ठीक है, अभी यहाँ पर तो कोई समस्या ना हो तो वन नेशन वन राशन कार्ड इज अ फंक्शंस में वन नेशंस, यस, ठीक है, यू कैन से दैट कि भाई एक समय पर एक राज्य, एक एक स्टेट और एक इलेक्शन होना चाहिए, और ये प्रक्रिया की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। ये बड़ा ही एक लंबा चर्चा का विषय है, कुछ इसके पॉजिटिव हैं, कुछ उसके नेगेटिव हैं, कुछ उसके आपके अलग अलग पहलू हैं। ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, पहले ऐसा ही हुआ करता था, जब आप देखेंगे शुरुआत में जब भारत का संविधान बना, स्टार्टिंग वाला पॉइंट में, लेकिन बाद में अपनी अपनी पावर के लिए, हमें नहीं मालूम है कि इंदिरा गांधी ने डिक्टेटरशिप किस तरीके से की थी, लेकिन कुछ ऐसा ही किया होगा जो आज हम मोदी साहब के रिस्पेक्ट में समझ सकते हैं। तो कई बार तानाशाही जो है थोड़ा बहुत झेलना पड़ता है लोकतंत्र में। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, नहीं, पॉसिबल हो सकता है। देखिए, मैं सिर्फ इतना उदाहरण देता हूं, ठीक है, हम हर दीपावली, हर होली पर क्यों चिल्लाते हैं कि चाइना वाली पिचकारी का विरोध करना है, पटाखों का विरोध करना है? हम धीरे 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 उसको क्यों नहीं कम कर सकते हैं? ठीक है, हाँ, अचानक से नहीं हो सकता है, बट वी विल टेक दैट मीन स्लोली। ठीक है, हम वो सारी सारी चीजें धीरे धीरे कम कर सकते हैं। हम इन चीजों पर काम क्यों नहीं देते, ध्यान नहीं देते? हम वायलेशंस के पीछे लगे हुए हैं, हम जो है मतलब जो ऑलरेडी चीजें व्यवस्थाएं बनी हुई, हम उसको गड़बड़ करने में लगे हुए हैं, जो बना हुआ है। तो इससे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, बट जो गवर्नमेंट है उसका सिनारियो क्या है वो मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है, वो भी आप देख रहे हैं। तो ठीक है, करिए आप प्राइवेटाइजेशन, लेकिन ऐसा ना करिए कि पूरा का पूरा आपको बेचना पड़े, है कि नहीं? ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास कोई भूमि है, आपके पास कोई भूमि है,
और उसमें उत्पादन कम हो रहा है, ठीक है, तो उसका उत्पादन कम तो हो रहा है, लेकिन आप उसमें रिफॉर्म्स कर कर उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपने वो भूमि पूरी की पूरी बेच दी है ना, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो वो तो कुछ खत्म ही हो जाएगा, तब तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, ऐसा है। बट सर कभी भी 10 शेड्यूल के वायलेशंस कभी भी 10 शेड्यूल के वॉलेशंस हो जाते हैं, सो स्टेट लेजिस्लेटिव डिसॉल्व हो जाती है। देखिए आपका, मैं 10 शेड्यूल का वॉयलेशंस तो देखिए वो आपका, आप जो सही बोल रहे हैं, जैसे आप अभी इसका एग्जांपल आप देखेंगे पौंडीचेरी, यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राकेश जी, जैसे आप देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, पौंडीचेरी का जो है वो आपका डिसॉल्व कर दिया गया। पौंडीचेरी में आप देखेंगे मोटे तौर पर जून में ही आपके एग्जाम थे, एग्जाम या इलेक्शन कह लीजिए, ठीक है, तो उन्होंने डिसॉल्व करने के लिए गया, ठीक है, और दूसरा कोई रूल, कोई पार्टी जो है वो आगे नहीं आ रही थी आपकी गवर्नमेंट बनाने के लिए, जो आई थिंक वो एक और थी पार्टी साउथ की, शायद डीएमके या एआईडीएमके, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू मेक द गवर्नमेंट, दैट्स वाई द जो है वहां पर आपका प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, और उसकी वजह से फिर जो है डिक्लेरेशंस चुनाव के कर दिए गए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस चल ही रहे थे, तो इन्होंने इलेक्शंस फिर कराना ज्यादा उचित समझा, तो डिसॉल्व किया गया। लेकिन वो क्यों किया गया, ठीक है, वो सिनारियो के बेस पर डिपेंड हो जाता है, तो हमेशा ऐसा कंडीशन नहीं होता है। बट सर, यस सर, कंपनी लॉस में है तो अंडरस्टूड है, बट दिस डज नॉट मीन कि फ्यूचर में कभी प्रॉफिट होगा ही नहीं। यस यस यस, बिल्कुल सही है, ठीक है। और हाँ बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन जो है वो हर चीज का सोल्यूशन नहीं है, ये तो ब्लाइंडली आप काम कर रहे हैं, और ये ब्लाइंडली काम कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा देखने को मिलेगा इफेक्ट। हाँ, प्राइवेटाइजेशन में हम प्राइवेट सेक्टर्स की मदद ले सकते हैं टू इफेक्ट दैट मीन्स मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए। इम्पॉसिबल एग्जिस्ट, ठीक है, यस सर, कंपनी लॉस में है तो ये तो आप सही हो गया, ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट्स करो सर, प्राइवेटाइजेशन कुछ आईओसीएल भी टॉप, यस ठीक है, दैट इज द आईओसीएल, वेरी गुड, ठीक है। आईओसीएल जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पीएसयू है, और आप जो है उसको बेचने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने शायद उसमें सुना भी था कि उसमें हमारे श्री श्री 1008 संबित पात्रा भी जो है वो उसके मेंबर थे, कुछ सदस्य थे, तो ये ऐसे लोगों को बनाने से कोई मतलब नहीं है। जो जो एक्सपर्ट हैं उसको आप बिठाइए, ठीक है। ये प्राइवेटाइजेशन इतना बेनिफिशियल है क्या सर? पर सर कोई भी बेनिफिट पॉसिबिलिटी होगी, देन वाई गवर्नमेंट हैव एक्सक्यूज की सर्टेन डिपार्टमेंट इन लॉस में। देखिए गवर्नमेंट जो है वो मुझे जो लगता है, मतलब उसका जो सिनारियो है, देखिए मैं, ये मेरा व्यू है, देखिए मेरा व्यू है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, मेरा जो व्यू है मैं आपको बता देता हूं, तो आई डोंट नो कि भाई क्या सिनारियो जा रहा है। देखिए गवर्नमेंट का जो एक सिनारियो है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर, ठीक है, वो प्राइवेट क्यों कर रहा है, प्राइवेट करा जा रहा है, वो सारे के सारे, जैसे पीएसयू को हम जो है वो आपके प्राइवेट की ओर लेके जा रहे हैं, और भी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम उसको प्राइवेट की ओर लेकर जा रहे हैं। इसके पीछे जो कारण है वो मुझे जो लगता है, मेरा ये मानना है, ठीक है, और हमारे एक मित्र हैं उन्होंने भी इस पर डिस्कशन हमने किया था, और वो उन्होंने ये बोला था कि प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से सब लोग जो है वो इक्वल आ जाएंगे। इक्वल आ जाएंगे का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स, ठीक है, हम रिजर्वेशंस जो है वो खत्म कर सकते हैं, तो दे आर टारगेटिंग समथिंग्स लाइक दैट, ठीक है, मुझे जैसा समझ में आ रहा है। Sir, I want to share my the experience when I was in the industrial training. Some peoples were discussing about the politics. My MD has said, any comes, any go. Our works is just make these products. ठीक है, हाँ देखिए वो भी सही है, ठीक है, तो मुझे जैसा थोड़ा बहुत देख रहा है तो रेवेन्यू पर्पस तो है, लेकिन इसके पीछे शायद जो हिडन जो एजेंडा हो सकता है शायद, ठीक है, बिकॉज ठीक है प्राइवेटाइजेशन में आप इस चीज की बात नहीं कर पाएंगे, और प्राइवेट सेक्टर्स जो है थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, तो प्रिजर्वेशन जो है वो शायद आगे शायद खत्म कर। सर पीएम रियलाइज, ठीक है सर, पीएम रिलायंस कोऑपरेटिव में करते हैं जो एक प्राइवेट कंपनी है, वाई कैन नॉट बी प्रमोट टू द बी। जी हाँ, आई हैव वन फ्रेंड्स, ठीक है, दैट इज इन द बीएसएनएल, ठीक है, वो बीएसएनएल में है, और वो कहते हैं कि हम जो हैं दिन में, एक्चुअली क्या होता है कि टेलीकॉम सेक्टर में जो काम होता है तो वो एक होता है आपके नाइट के समय पर किया जाता है, उसको कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, और बीएसएनएल के जो एम्प्लॉयज हैं दे आर, ठीक है, वर्किंग इन द डे टाइम्स, ठीक है, डे टाइम इज वेरी वेरी मच, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ द
ट्रैफिक, ठीक है, दैट मीन्स जो आपका जो कंज्यूमर है उसको नेटवर्क नहीं मिलता, लेकिन बीएसएनएल के लोग इतना भी कर लेते हैं दिन के टाइम में, ठीक है, एंड दैट वाज नेवर हैपन इन द एयरटेल, ठीक है, कभी ये एयरटेल में नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को नहीं, ये मेरा मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, ये शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू ये रिजर्वेशन को खत्म कर पाए, ठीक है। इन शॉर्ट मैं एक लाइन में ये कहूं, ठीक है, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, ठीक है, बट दे आर दैट मींस, ठीक है, समटाइम्स, ठीक है, दे आर, ठीक है, इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा सा क्या है, ठीक है, ये सब चीजें चलती रहेंगी, ठीक है, बहुत सारी चर्चा का विषय है। आई डोंट नो कि ये प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और रेवेन्यू का कहा तो जाता है, देखिए रेवेन्यू भारत में बहुत पैसा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, केवल एक मंशा की कमी है, आपके एटीट्यूड की कमी है, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, कितना पैसा है, ठीक है, कितना लोगों के पास पैसा है, ठीक है, बस उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। याद करिए, अभी आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो वेल्थ बढ़ी है तो वो किसकी बढ़ी है, अडानी और अंबानी साहब की बढ़ी है। तो मे बी ये कुछ ऐसा सिचुएशंस बन सकता है, क्योंकि यदि हम देखेंगे रिजर्वेशन को अचानक खत्म कर दिया जाए तो शायद रिवॉल्ट हो सकते हैं, विद्रोह हो सकते हैं, वायलेशंस हो सकता है। और ये हमने पीछे भी पढ़ा है, जब हमने देखा था मंडल कमीशंस लगाया गया था, और ये बहुत सारी इश्यूज हैं, मतलब देखिए पार्टी पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये वो दुनिया भर का, और ईडब्ल्यूएस ये सब लेके आ गए, तो पता नहीं लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। But why we need to greed of the EWSCs to want to abolish the reservations, ठीक है, this was the scenario, ठीक है, they were not expecting the कि भाई इतना ज्यादा सीट मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस कब आया था, यदि आप देखेंगे इलेक्शंस के जस्ट कुछ समय पहले ही आया था। तो दिस वाज ए काइंड ऑफ द लॉलीपॉप टू अट्रैक्ट द जनरल क्लास पीपल्स, ठीक है, जनरल क्लास के लोगों को शायद अट्रैक्ट करने के लिए ये लाया गया एक लॉलीपॉप था, एंड दिस वाज ओनली 10%, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि सबको 10-10% बांट दिया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। और बाकी सिचुएशंस तो आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मे बी, तो कई बार क्या होता है कि यदि शेर या कह सकते हैं 2 कदम पीछे जाता है, जैसे 10% हमने रिजर्वेशन देके हमने 100% रिजर्वेशन खत्म कर दिया, ठीक है, तो मे बी ये हो सकता है कि शेर जो है 2 कदम पीछे जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया है, वो 2 कदम पीछे जा रहा है, इसका मतलब वो लंबी छलांग लगाने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। मैं हर जगह सही नहीं हो सकता हूं, ये मेरे विचार हैं, ध्यान दीजिएगा, मे बी, बट वाई नीड टू ग्रीड ऑफ द ईडीएस, ठीक है, सर यू हैव एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट एंड आंसर राइटिंग्स, कैन वी सेंड सम आंसर्स ऑन द जीमेल आईडी और ऑप्शनल टीचर्स प्रोवोक फॉर द सेंडिंग आंसर। यस यस यस, ठीक है, मैं ये थोड़ा सा बिल्कुल ये वाला पॉइंट्स मेरे पे है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं पहले एक्चुअली थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, देन उसके बाद इस पर डिस्कशंस कर देंगे, ठीक है। तो कभी ये चर्चा वगैरह रही, ठीक है, तो हम इस पर डिस्कशंस करेंगे। बिल्कुल आपका प्रीति जी, ये वाली पॉइंट आपका याद रखूंगा मैं, या मैं इसको कल या परसों करता हूँ, ठीक 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 है, तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए आगे, इसकी आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कुछ डाउट या क्वेरीज होंगी तो हम इसको कल ले लेंगे। मैंने कल का आपको बता दिया है कि मोस्ट प्रोबेबली आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू टेक द संडे, ठीक है, थोड़ा सा आपका संडे में खराब करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन संडे इज नॉट दैट मीन्स, ठीक है। तो यदि आपके पास लिंक आता है, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा यस क्लास है, ठीक है, अदरवाइज, ठीक है, ये ऑफ रहेगा, क्योंकि सर थोड़ा सा शायद आउट ऑफ द स्टेशन है, मुझे ऐसा पता चला है, तो प्लीज कंसीडर कर लीजिएगा। इफ इट्स पॉसिबल देन प्लीज गिव योर आईडी। मैं ये पूछ लूंगा क्या हमारी जो जो मतलब गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है, मैं ये थोड़ा सा बता दूंगा। प्रीति जी प्लीज कंसीडर माय रिक्वेस्ट, ठीक है, मैं सर से पूछ लूंगा, फिर देख लेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। ओके, आज की क्लास को अब यहीं सभा को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी की कहानी को हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आप सभी सुरक्षित रहें, घर पर रहें, मस्त रहें, ठीक है, और ज़बरदस्त रहें, ठीक है। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।